नमस्कार, थर्ड आई में आपका स्वागत है। आज हम लोग एक ऐसे दिवालिये की बात कर रहे हैं जो देश का मतलब पहले 2-4 में का सबसे अमीर आदमी अपने को दिवालिया कह रहा है। अमीर आदमी भी रहेगा, दिवालिया भी रहेगा। तो देश के अब सबसे बड़े दिवालिया होने जा रहे हैं देश के सबसे अमीर आदमी की कथा सुनिए। कथा यह है कि रिलायंस कम्युनिकेशन जो 27 दिसंबर 2002 में जिसका जन्म हुआ और जिसका स्लोगन था कर लो दुनिया मुट्ठी में, और उस समय यह बताया गया था कि ये धीरू भाई अंबानी चाहते थे, इसका मतलब कि आप एक दूसरे से बात करें, लेकिन जो उनके पुत्रों के कर्म हैं उससे तो ये लग रहा है कर लो दुनिया मुट्ठी में मतलब अपने कब्जे में सब कुछ कर लो, सबसे अमीर आदमी में और सबसे बड़ा दिवालिया में। चलिए इस कथा को आगे बढ़ाते हैं। रिलायंस कम्युनिकेशन एक बड़ी कंपनी हुई जिसने एक जो स्पेक्ट्रम उस समय जब हुआ था तो इन्होंने काफी स्पेक्ट्रम खरीदे, बहुत से टावर्स लगाए और एक बड़े भारी कंपनी को इन्होंने तैयार किया। इस कंपनी के ऊपर इन्होंने खूब लोन लिया। इनके ऊपर 46,000 करोड़ का करीब लोन है और ये 2 साल पुराने फिगर्स हैं, उनके आगे के वो सब नहीं जोड़े गए हैं इंटरेस्ट। अब इसको इन्होंने ये बड़े बड़े एमबीए के शब्द होते हैं। एक हुआ जून 2017 में स्ट्रेटेजिक डेट रेजोल्यूशन प्लान फॉर इन्वोकेशन ऑफ स्ट्रेटेजिक डेट रीस्ट्रक्चरिंग। अब ये आम आदमी को तो समझ में नहीं आएगा, मतलब इन्होंने कहा कि मेरा जो ये बड़ा भारी जो मेरे ऊपर लोन है उसको मैं कैसे चुकाऊंगा, इसका एक प्लान इन्होंने जून 2017 में किया। अब इनके जैसे 40 लेंडर थे, जो ये खुद एडमिटेड ये सब चीजें हैं। उस 40 लेंडर में एरिक्सन नाम की जो स्वीडिश कंपनी है उसका करीब 1600 करोड़ रुपया इनके ऊपर बकाया होता था उस समय। लेकिन उसको भाई कागज पूरे शायद या जो भी कारण हो, उसने करीब 1000 करोड़ के आसपास के लिए 2017 में एक एनसीएलटी बोला जाता है, यह है नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। जो कंपनी लॉ के केसेस हैं जो वो यहां पे जाते हैं, उस ट्रिब्यूनल ने इसने एक केस फाइल कर दिया रिलायंस कम्युनिकेशन के ऊपर और उसमें करीब उसने कहा कि मेरा 1000 करोड़ रुपया बनता है, तो इनके आप एसेट सब बेच बाच करके मेरे ही जैसे और भी लोग इनका पैसा वापस करिए। तो इनकी कंपनी के ऊपर इनको ये हो गया कि आप बेच नहीं सकते हैं, इनके डायरेक्टर की जगह दूसरे डायरेक्टर आ गए और इस तरह से वो कंट्रोल इनका उससे चला गया। अब ये जो 46,000 करोड़ थे ये इसको बैक कौन कर रहा था, इनके सब स्ट्रेटेजिक प्लान और ये सब जो इनको बैक कर रहे थे उसमें सबसे बड़े थे एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। उस समय की मैं एक स्टोरी कर चुका हूं, अरुंधति जी, मतलब वो एक अलग अपने में चैप्टर है, चंदा कोचर की तरह किसी ना किसी दिन। अब चूंकि वो डायरेक्टर हो गई हैं रिलायंस की, लेकिन चंदा कोचर के दूर की मौसी या चाचा की लड़की ही लगती हैं उनके कर्मों के हिसाब से। और दूसरा था चाइना डेवलपमेंट बैंक, सीडीबी, ये 2 उनके मुख्य लोग थे जो इनको बैक किए। इस कदम के अगेंस्ट रिलायंस कम्युनिकेशन गई एनसीएलएटी में, जो होता है नेशनल कंपनी लॉ एपेलेट ट्रिब्यूनल, और वहां पे इन्होंने सारे कर्म करके मई 2018 में एक अपने पक्ष में एक ऑर्डर करा लिया। वहां पे 2 मेंबर की बेंच थी और उसको जिसको जस्टिस एसजे मुखोपाध्याय हेड कर रहे थे, और वहां पे ये दोनों पार्टियों में सेटलमेंट हुआ। एरिक्सन का ने कहा कि ठीक है हम ये सेटल कर रहे हैं, और उसकी वजह से इनसॉल्वेंसी की जो प्रोसीडिंग्स चल रही थी वो रोक दी गई। और इनकी 3 कंपनी थी। एक तो यह कि रिलायंस में इतनी कंपनी होगी, एक इनका 2-4-5 कंपनी नहीं है, इनके हजारों में कंपनी होती हैं। तो इस वाले केस में 3 कंपनी थी, रिलायंस कम्युनिकेशन, रिलायंस टेलीकॉम और रिलायंस इंफ्राटेल। तो इन सब पे इंसॉल्वेंसी की प्रोसीडिंग्स रोक दी गई और तीनों कंपनी के डायरेक्टर को वापस मतलब उस कंपनी का अधिकार दे दिया गया। और एनसीएलटी ने फिर एक डायरेक्शन दिया उस ऑर्डर में, और वो भी आपको बताएं इस सेटलमेंट पहुंचा कैसे।
ये सेटलमेंट ऐसे पहुंचा कि एरिक्सन वाले ने बेचारे, मतलब उन लोगों का 1600 था, लेकिन जब उन्होंने फाइल किया तो 978 करोड़ रुपए फाइल किया। फिर उस NCLAT में वो मध्यस्थता करके पहले वो 700 करोड़, फिर 600 करोड़, फिर 600 करोड़ पे इनको कहा गया कि आप लोग वापस बाहर जाइए, चाय पीजिए, टी ब्रेक हुआ 15 मिनट का, और आप लोग फाइनल फिगर आइए 550 करोड़ में, जिसको कहते हैं मामला टूटा। ये वही चीज है कि आपका डेस्परेशन है, आपको कोई मतलब एक मैं आपको उदाहरण और दे रहा हूं, ये बहुत से उदाहरण आपके हर शहर में मिलेंगे। आपका घर किसी दबंग ने कब्जा कर लिया, अब वो दबंग तो निकलने वाला नहीं है, तो आपका 100 रुपए का घर है तो आपको लगता है 10, 20, 25 रुपया जो मिले भैया वो लेके निकलो। तो उसमें 550 करोड़ में एरिक्सन इस पे तैयार हो गया। और इसमें एक इंटरेस्टिंग फैक्टर और आपको बता दें, क्योंकि आजकल भाजपा की सरकार है, तो भाजपा के जो बड़े मंत्री हैं, जो बड़े लॉयर हैं, वो लोग आजकल सरकार चलाने में व्यस्त हैं। अरुण जेटली जी उसमें व्यस्त हैं, रविशंकर प्रसाद जी उसमें व्यस्त हैं, लेकिन इधर कांग्रेस की सरकार नहीं है। तो इनके यहां के जो दो बड़े इनके यहां के भी जो वकील साहब लोग हैं, तो रिलायंस कम्युनिकेशन की तरफ से कपिल सिब्बल जी लड़े इस केस को, और एरिक्सन और इनकी तरफ से सलमान खुर्शीद साहब लड़े, मतलब दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट लड़े। और उसके बाद एक मई में 2018 मई में इनको एक फेवरेबल ये भी मिल गया, एक सेटलमेंट मिल गया NCLAT से, जिसपे उसने डायरेक्शन दिया रिलायंस कम्युनिकेशन को कि आप एक हलफनामा दीजिए कि आप 30 सितंबर तक ये 550 का जो सेटलमेंट अमाउंट है ये आप एरिक्सन को दे देंगे। उसी ऑर्डर में यह भी लिखाया गया कि 4 अक्टूबर को नेक्स्ट डेट लग रही है, और 4 अक्टूबर को एरिक्सन आके कोर्ट में यह बताएगा कि उसको पैसा मिल गया, और अगर उसको पैसा नहीं मिला तो ये जितने डिसीजन है ये सब रिवर्स हो जाएंगे। अब ये रिलायंस कम्युनिकेशन एक भाई की हो गई, तो जो छोटे मियां थे उन्होंने कहा कि मैं बड़े मियां मुकेश अंबानी जी को अपना ये बेच दूंगा। तो उन्होंने कहा कि मैं इसका कुछ पार्ट जो है वो जियो कम्युनिकेशन, जो बड़े भाई की कंपनी है, उसको 17,300 करोड़ में बेच दूंगा, और ब्रुकफील्ड नाम की एक कंपनी है उसको रियल एस्टेट ये करीब 800 करोड़ में बेच देंगे। तो 18,100 करोड़ यहां से आ जाएगा, तो इनका 46,000 से घट के वो पैसे कम हो जाएंगे, और बाकी को ये धीरे धीरे करके चुकता करेंगे। इस तरह की बातें वहां इन्होंने की थी। अब क्या हुआ, रिलायंस कम्युनिकेशन ने ये कोई पैसा नहीं दिया, ये कोई पैसा नहीं दिया। और अभी 1 फरवरी को रिलायंस कम्युनिकेशन ने इस 4 दिन पहले एक स्टेटमेंट आ गया कि भाई अब कंपनी की तरफ से हम लोग इसको, कंपनी को दिवालिया घोषित करने के लिए इंसॉल्वेंसी एक्ट के तहत हम इसको दिवालिया घोषित कर रहे हैं। उन्होंने उसमें यह भी कहा कि हमारे 46,000 करोड़ के लिए कितने कितने लोग थे, लेंडर से, उनसे वो नहीं बन पा रहा है, इसलिए हम इसको जल्दी से डिस्पोज ऑफ कर दीजिए। तो डिस्पोज ऑफ कराने में और इस तरह के कामों में, सरकारी कामों में तो सिद्धहस्त हैं। जब रिलायंस डिफेंस ऐसी कंपनी और पिपावा के साथ इन लोगों का जो वो था, जब 4-5 दिन में ये कंपनी बना के और मतलब उस कंपनी को कर सकते हैं, इसमें कोई बात नहीं। लेकिन 5-6 करीब मुख्य बातें हैं जो आपको और हमको समझने की जरूरत है। पहली चीज, रिलायंस कम्युनिकेशन और जियो कम्युनिकेशन की डील क्यों नहीं हुई, मतलब छोटे मियां बड़े मियां में आपस में ही क्यों नहीं डील हुई। तो अब उसको क्यों नहीं हुई ये समझिए। जियो कम्युनिकेशन ने डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिकेशन से ये कहा कि भाई, और NCLT में ये कहा कि भाई ये जो हम इनका खरीद रहे हैं ये सब, तो इसमें इनकी कोई लायबिलिटीज हमसे मतलब नहीं है, मतलब उस डील से पहले का जो भी लायबिलिटी है वो खत्म, जो जिसका भी पैसा है वो गया, जिसको कहते हैं वो बट्टे खाते में। उस डील के बाद ही हम रिस्पॉन्सिबल हैं। तो जो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन है उसने कहा कि नहीं भाई, अगर आप इसके ओनर बन रहे हैं तो ये पैसा तो आपको देना होगा। तो बड़े मियां को ये रास नहीं आया। और इधर क्या हो रहा है कि जियो कम्युनिकेशन, आप खुद देख लीजिए, जिस ढंग से हमारी जो सरकारी कंपनी BSNL है उसको जिस ढंग से बाहर धक्का दे रहा है,
और जो चाह रहा है वो कर रहा है भाई। मतलब मैं आपकी नॉलेज के लिए बता दूं, हिंदुस्तानी इंडियन रेलवेज में बीएसएनएल का पूरे सारे फोन जो थे वो बीएसएनएल के थे, जो सीयूजी हैं, और लाखों की संख्या में वो फोन थे, क्योंकि सारे टीटी के पास, सारे गार्ड के पास, सारे इंजन ड्राइवर के पास, सारे अधिकारियों के पास ये सारा कुछ बीएसएनएल का नेटवर्क था। वो आपको सुन के ताज्जुब होगा, 2 महीना पहले या 3 महीना पहले वो बीएसएनएल को बाहर कर दिया गया है और वो लाखों कनेक्शन अब जियो के आ गए हैं। तो जियो को एक कमिटेड रेवेन्यू, एक कमिटेड ग्राहक आपने अपने आप क्यों दे दिए, इसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो पहली चीज तो यह है कि आप अगर मतलब ये ओनर बनेंगे लेकिन आप पुरानी लायबिलिटी नहीं लेंगे, इसलिए मुकेश अंबानी जी ने अनिल अंबानी का ये सब वो नहीं किया, मतलब ये सारा कुछ घर में ही हो रहा था। दूसरा, मैं एक बहुत बेसिक बात समझने की कोशिश कर रहा हूं। 550 करोड़ अनिल अंबानी एरिक्सन जो इंटरनेशनल कंपनी है उसको नहीं दे रहे हैं। इसके 2 ही कारण हो सकते हैं। पहला कारण, या तो उनके पास पैसा नहीं है, दूसरा कारण उनकी नीयत नहीं है। तो अगर नीयत नहीं है तब तो ये तो उनका मन जानता है और ऐसा वो जानता है, लेकिन अगर उनके पास पैसा नहीं है तो हिंदुस्तान की इतनी बड़ी बड़ी डील जो सरकार है, मतलब आप दिवालिया, आपके इस मोटरसाइकिल के या कार की 2 किस्त अगर डिफॉल्ट हो जाती है तो कितने फोन आते हैं, और आपका वो क्या होता है, सिबिल खराब हो जाता है। और आप अगर फिर उसके बाद जाइए कि मेरा कोई लोन है 4 लाख रुपए का, 2 लाख रुपए का, तो वो सिबिल स्कोर ठीक करिए तब आपको मिले। ये भाई साहब दिवालिया हो रहे हैं और बाकी लेंडिंग इंस्टीट्यूशंस खूब इनको पैसा देने में कोई दिक्कत नहीं हो रही है। दूसरा, आप अगर एक विदेशी स्वीडिश कंपनी एरिक्सन का जो करीब 1600 था, फिर वो 978 हुआ, फिर हाथ मरोड़ के सारा आपने लगा के 550 करोड़ पे आपने सेटल किया, और अगर वो पैसा भी नहीं दे रहे हैं तो क्या किसी विदेशी कंपनी को हिंदुस्तान में बिजनेस करने में उसको लगेगा कि ये बड़ा अच्छा देश है जहां पे हमारा पैसे सुरक्षित है? तीसरा, आप ये कह रहे हैं कि भाई ये इसमें 40 हमारे लेंडर हैं और हमने पिछले 12 महीने में 45 मीटिंग की, और उन्होंने लिखा है रिलायंस कम्युनिकेशन, इट इज इम्पॉसिबल टू अराइव एंड एक्सेप्ट गेट देयर एक्सेप्टेंस। अरे भाई, जब आप डिफेंस की रफाल के साथ डील कर रहे हैं तो उसमें भी तो इस तरह के वेंडर होंगे, उसमें छोटे वेंडर होंगे, तो इसका मतलब आप कैपेबल नहीं है 40 अगर आपके लेंडर है उनको हैंडल करना। वहां पे जैसे यहां लेंडर है तो लेंडर एक तरह से वेंडर, आपके वहां वेंडर होंगे। मेरा यह कहना है कि ऐसे व्यक्ति के हाथ में देश की सुरक्षा से संबंधित राफाल का डील इनके साथ का होना, आपको और हमको फिर एक बार जवाब देना होगा कि क्या यह सुरक्षित है देश के लिए। और एक अंतिम बात, यह आपको सुन के ताज्जुब होगा कि मई में इन्होंने यह किया, डायरेक्टरशिप फिर वापस ले ली, और सितंबर तक पैसा देना था, 4 अक्टूबर को वापस होना था, वो सब इन्होंने कुछ नहीं किया। कंपनी के ऊपर फिर इनका आधिपत्य रहा। अब ये फिर कह रहे हैं कि हाँ अच्छा अब हम इसको ऐसे कर दे रहे हैं, और इस दौरान रिलायंस कम्युनिकेशन का शेयर बड़े मियां और छोटे मियां ने मिलकर खूब चढ़ाया, और ये कि वो जियो ले रहे हैं, और अपनी स्टेक्स, जैसा कहा जाता है, मेरे पास इसकी कोई अधिकृत सूचना नहीं है, इन्होंने अपने स्टेक्स को बढ़े हुए दामों में बेचा। तो एक बंद होती कंपनी, दिवालिया होती कंपनी को आपने पिछले 1 साल में 12 रुपए, 11 रुपए से लेकर 30 रुपए तक के शेयर को आप घुमाते रहे, जिसमें आप मास्टर हैं। तो शेयर मार्केट की मास्टरी और देश की सुरक्षा की मास्टरी दोनों अलग अलग चीजें हैं, ये हमको भी समझना होगा। और जो पहले भी मैंने एक एपिसोड में कहा था, देश की सुरक्षा किसी भी आड़तिए या किसी भी स्टॉक ब्रोकर के हाथ में देना मेरे हिसाब से बहुत खतरनाक होगा। धन्यवाद। अगर आपको हमारा ये कार्यक्रम अच्छा लगा तो कृपया सब्सक्राइब करें और साथ में वो छोटी घंटी भी दबा दें, जिससे आपको जब भी कोई नया वीडियो, नया एपिसोड अपलोड हो तो आपको उसकी सूचना मिल जाए।